बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास है फिज़िक्स का लेक्चर नंबर सेकंड जो आज हमने स्टडी करना है। और ये बेसिकली जो सेकंड लेक्चर है ये लेक्चर नंबर वन की ही कंटिन्यूटी है, क्योंकि लेक्चर नंबर वन में हमने एक टॉपिक जो था वो दरमियान में छोड़ दिया था। कॉलम्स लॉ का उसका लास्ट पार्ट जो था वो हमारे पास रिमेनिंग है, तो आज हम वहीं से शुरू करेंगे। थोड़ा सा रिव्यू है हमारे पास फ्रॉम द लास्ट लेक्चर। रिव्यू में हमारे पास है जनरल, यस्टरडे लेक्चर वी डिस्कस टू मेजर कंपोनेंट। वन इज़ द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हमने पढ़ा था स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम इलेक्ट्रिक फील्ड, और कुछ छोटी सी डेफिनेशंस पढ़ी थी। नेक्स्ट में हमारे पास था कॉलम लॉ, जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। कॉलम्स लॉ की स्टेटमेंट थी वो हमने रिव्यू की थी, उसका मैथमेटिकली फार्मूला था जो हमने रिव्यू किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट थे उसके अंदर के की वैल्यू, उसको हमने स्टडी किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज़ अ म्यूचुअल फोर्स, ये हमने प्रूव करने की कोशिश की थी कल के लेक्चर में हमने। उसका जो लास्ट रिजल्ट हमने निकाला था वो था हमारे पास कॉलम फोर्स एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये बेसिकली जो कॉलम फोर्स है और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, इनके दरमियान में हमने एक रिलेशन जो था वो हमने डिड्यूस किया था लास्ट पे जाके। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पे हमारे पास है जी इफ़ेक्ट ऑफ अ मीडियम। मीडियम का मतलब क्या होगा? डाई इलेक्ट्रिक ऑन इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द टू चार्ज के दो चार्जेस थे हमारे पास Q1 और Q2, उनके दरमियान में हमने एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस कर दिया। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम का मतलब क्या होगा? कोई इंसुलेटर मटेरियल रख दिया दरमियान में। चार्जेस के दरमियान में हमने पेपर रख दिया, चार्जेस के दरमियान में हमने वुड रख दी, चार्जेस के दरमियान में हमने ग्लास प्लेस कर दिया। ये वो तमाम मटेरियल्स हैं जो इंसुलेटर मटेरियल है हमारे पास है। अब अगर वो चार्जेस के दरमियान में रखेंगे तो उससे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है जो इन दोनों के दरमियान में मौजूद थी उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट आएगा। कल जो हम देख रहे थे उसमें हमारे पास था कि दो चार्जेस के दरमियान में जो मीडियम था हमारे पास वो एयर था या वैक्यूम था, तो तब उसका लिए हमने जो कॉलम फोर्सेस है वो हमने कैलकुलेट की थी। आज हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो मीडियम है वो एयर तो है ही है, लेकिन साथ में क्या आ गया? कोई भी इंसुलेटर मीडियम आ गया। इंसुलेटर मीडियम का दूसरा नाम हमने क्या रखा हुआ है? डाई इलेक्ट्रिक हमने रखा हुआ है। तब क्या हो गया? पहली बात है जी, इफ़ एन इंसुलेटिंग मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन द चार्जेस, अगर हमने चार्जेस के दरमियान में कोई इंसुलेटिंग मीडियम रख दिया है, कोई भी इंसुलेटर मीडियम पड़ा हुआ है चार्जेस के दरमियान में, तो उससे क्या होगा? इट विल रिड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू को पहले से डिक्रीज़ कर देना है। मतलब वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन थी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पहले से कम हो जाएगी एज़ कंपेयर टू द फ्री स्पेस जो हमारे पास फ्री स्पेस में थी। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे पास जब फ्री स्पेस होती है दरमियान में, या कोई इंसुलेटर मीडियम होता है, फ्री स्पेस थी या वैक्यूम था, तो हमारे पास कॉलम फोर्स मैक्सिमम होती है। लेकिन जैसे ही कोई इंसुलेटिंग मीडियम हम प्लेस कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स जो थी वो क्या हो गई? पहले से कम हो गई है हमारे पास अब पहले से। और वो कितनी कम हो गई है ये हमने लिखा हुआ है कि ये हमारे पास है एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर ये एक फैक्टर है, इतनी वैल्यू हमारे पास क्या हो गई है? पहले से डिक्रीज़ हो गई है जी इसकी वैल्यू। और इसको हमने नाम क्या रखा हुआ है? कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। इसका नाम हमने क्या रखा हुआ है? रिलेटिव परमिटिविटी। कल हमने पढ़ा था एप्सिलॉन नॉट, वो हमारे पास क्या था? वो था परमिटिविटी। ये है एप्सिलॉन आर, इसका नाम हमने क्या रखा हुआ है? रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब क्या होगा? इसको हमने कंपैरिजन करना है किसी भी दूसरे मीडियम के साथ। और वो जो दूसरा मीडियम होगा वो क्या होगा? हमारे पास होगा जब दो चार्जेस के दरमियान में फ्री स्पेस है, एयर है, या हमारे पास वैक्यूम है। चलिए, अब ये तो पता चल गया कि हमारे पास जो वैल्यू है वो एप्सिलॉन आर जो थी वो पहले से क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी वेरीज विद द नेचर ऑफ द मीडियम। ये हमें पता है मुख्तलिफ मीडियम्स के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू है वो क्या होगी? हमारे पास डिफरेंट होगी। इट मीन्स दैट पेपर के लिए इसकी वैल्यू कुछ और होगी, वुड के लिए इसकी वैल्यू कुछ और होगी, और ग्लास जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए जो है इसकी वैल्यू कुछ और हो जाएगी हमारे पास।
अब जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो थी वो हमारे पास डिक्रीज होना शुरू हो जाती है जी। इन द प्रेजेंस ऑफ अ इलेक्ट्रिक द कोलम फोर्स बिकम, अब जैसे ही कोई डाइलेक्ट्रिक मौजूद है तो हमारे पास जो कोलम फोर्स है अब वो क्या आएगी हमारे पास है, इसका फार्मूला आ गया जी हमारे पास है एफ डैश। एफ डैश हमने क्यों लिखा, क्योंकि अब ये फोर्स डिक्रीज हो चुकी है। क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि इंसुलेटिंग मीडियम आ गया दो चार्जेस के दरमियान में, इसलिए फोर्स डिक्रीज होगी। जब डिक्रीज हुई तो हमने इसको रिप्रेजेंट किया एफ डैश के साथ। किसके इक्वल होगी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, वही वैल्यू हमारे पास है। एप्सिलॉन आर का इसमें इजाफा हो गया, रिलेटिव परमिटिविटी जो एक्चुअली डिक्रीज करा है यहाँ पे। अभी आपको समझ आनी चाहिए कि एफ डैश और ये एप्सिलॉन आर दोनों ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स दैट एप्सिलॉन आर की कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे नीचे प्लेस करते जाएंगे तो फोर्स उतनी ही डिक्रीज करती जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट पे तो वही वैल्यू है Q1 Q2 ओवर आर स्केयर, तो एक फैक्टर दरमियान में डाल दिया हमने। जब भी कोई भी हमारे पास इंसुलेटिंग मीडियम यानी कि डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट होगा तो हम एप्सिलॉन आर का कॉलम लॉ के अंदर इजाफा कर देते हैं जी। अब वही रिड्यूस करें हम, पीछे की तरफ जा रहे हैं हम थोड़ा सा। हमने क्या किया जनाब, एफ डैश इक्वल है जी 1/एप्सिलॉन आर हमने अलहदा किया, सेपरेट कर दिया ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर से। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, बाकी हमारे पास बचेगा यही 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्केयर आ गया हमारे पास। इसमें हमने क्या किया, सिर्फ ऊपर वाले फार्मूले के अंदर से हमने एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू थी उसको हमने सेपरेट किया, सिंपल सेपरेट किया। बाकी इसके अंदर हमने इसके अंदर कुछ भी अपनी तरफ से नहीं किया। अगर हम ये ब्रैकेट के अंदर जो फार्मूला है इसको गौर करें तो हमारे पास ये क्या लिखा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर स्क्वायर, ये एग्जैक्टली वही फार्मूला है जो कोलम फोर्स की वैल्यू उस वक्त आई थी जब हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान में वैक्यूम था या फिर एयर था। तो इसी को हम प्लेस कर रहे हैं यहाँ पे, एफ डैश इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, और आगे क्या डाला हमने ब्रैकेट में एफ डाल दिया। एफ क्यों डाला, क्योंकि ऊपर जो ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यू है ये एक्चुअली कोलम फोर्स को ही इंडिकेट करती है जो हमने लास्ट टाइम पे हम देख रहे थे उसे। एप्सिलॉन आर को हम दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है एप्सिलॉन आर, उधर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई कर जाएगा, सामने चला जाएगा। एफ डैश उधर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, उसको इस तरफ लेके आएंगे तो वो क्या करेगा नीचे आके डिवाइड होगा। अब बेसिकली क्या हुआ, हम चाह रहे हैं डिफाइन करना, किसको डिफाइन करना, रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर को हम डिफाइन करना चाहते हैं यहाँ पे। तो वो डेफिनेशन यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन फाइनल निकली है उससे हमें पता चल रहा है कि ये एक्चुअली रेशो है बिटवीन द टू सिमिलर क्वांटिटीज़। तो सिमिलर क्वांटिटीज़ कौन सी हैं, एफ और एफ डैश। एफ क्या है जी, ये कोलम फोर्स है। जब मीडियम हमारे पास क्या था, जब मीडियम था जी हमारे पास एयर या वैक्यूम, और दूसरी कोलम फोर्स कौन सी है जी, एफ डैश। ये कौन सी कोलम फोर्स है, जब उन चार्जेस के दरमियान में कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम मतलब डाइलेक्ट्रिक जो था वो हमने प्लेस किया। तो ये बेसिकली इन दोनों फोर्सेस के दरमियान में एक रेशो है जो हमें ये बताएगी कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी आएगी। नेक्स्ट पे देख लेते हैं जी, वही है जी हमारे पास कोलम फोर्स वैक्यूम की जो है वो इक्वल किसकी होती है जी, एप्सिलॉन आर और एफ डैश। एफ डैश अब यहाँ से अगर हम देखें गौर करें तो एफ और एफ डैश का दोनों सेम इक्वल हैं, तो नहीं है इक्वल, बल्कि क्या है एफ डैश के साथ एप्सिलॉन और रिलेटिव परमिटिविटी जो था वो क्या कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है, तब जाके एफ के इक्वल होता है यहाँ पे। इट मीन्स दैट जो अगर हम आइसोलेटेड फोर्स ले लेते हैं एफ डैश तो ये एफ के इक्वल कभी भी नहीं होती, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है एप्सिलॉन आर के साथ, तब जाके ये एफ के क्या करेगी इक्वल करेगी। अब जब उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमें पता है जनाब कि इसका मतलब ये हो गया कि दोनों तो इक्वल तो नहीं है। जब इक्वल नहीं है मल्टीप्लाई करके बराबर हो रहे हैं तो फिर हमें पता चल गया कि अगर हम एप्सिलॉन आर को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं तो एफ डैश जो थी वो क्या हो गई है, कम हो गई हमारे पास, और एफ जो है वो हमारे पास क्या है, ज़्यादा है। इन दोनों को इक्वल करने के लिए एफ डैश को किसी एक वैल्यू के साथ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये बेसिकली हमारी जो पहली लाइन हमने शुरू में स्टार्टिंग के अंदर ही जो हमने पढ़ी थी कि जनाब इंसुलेटिंग मीडियम जो जब भी प्लेस करेंगे दो चार्जेस के दरमियान में तो ये क्या करेगा, इट विल रिड्यूस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
एज कम्पेयर टू द फ्री स्पेस बाय फैक्टर एप्सिलॉन आर। ये कम कर देता है, कितना कम कर देता है वो हमने मैथमेटिकली इसको प्रूव किया कि ये वैल्यू कम हो जाएगी यहाँ पे। अच्छा, अगर हमारे पास एक वैक्यूम है तो हमें पता होगा एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो क्या होगी, इज़ 1। इसकी वैल्यू 1 होती है। इसकी वैल्यू को 1 प्लेस करेंगे तो 1 से कोई इफेक्ट नहीं आता, दैट्स वाई हम उस इक्वेशन के अंदर एप्सिलॉन आर राइट नहीं करते। अगर हमारे पास दरमियान में मीडियम जो है, दो चार्जेस के दरमियान में मीडियम वैक्यूम है, तो हम एप्सिलॉन आर की वैल्यू को 1 यूज़ करते हैं और नॉर्मली एप्सिलॉन आर को हम नहीं लिखते। अगर हमारे पास कोई मीडियम डाइलेक्ट्रिक मौजूद है, प्रेजेंट है कोई डाइलेक्ट्रिक, दो चार्जेस के दरमियान में वुड है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम वुड के लिए जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू है वो हमने यहाँ पे प्लेस करनी है। ये हमें याद होना चाहिए कि वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 1, और अगर एयर है तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, 1.0006। ये हमारे पास वैल्यू कब है इसकी, जब हमारे पास एयर है जनाब, इन दोनों की वैल्यू थी। तो अब ये हमने थोड़ा सा रिड्यूस किया। नेक्स्ट पे हमारे पास डेफिनेशन है डाइलेक्ट्रिक, इसको हम पढ़ रहे थे, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है इंसुलेटर। कि ये बेसिकली क्या है, एक इंसुलेटर है जिसको हमने क्या किया, प्लेस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज के दरमियान में जिसको हमने प्लेस किया हुआ है, रेफर्ड एज डाइलेक्ट्रिक। उसे डाइलेक्ट्रिक के तौर पे जाना जाएगा, मतलब उसे हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक कहेंगे हम उसे। कि ये हमारे पास क्या है, इंसुलेटर है जिसको हमने प्लेस कर दिया दो चार्जेस के दरमियान में, उस इंसुलेटर को हमने कहा हुआ डाइलेक्ट्रिक। ये कुछ भी है हमारे पास, ऑयल है, ग्रीस है, पेपर है, वुड है, इंसुलेटर होना ज़रूरी है इसका। याद रहेगा कि अगर हम इंसुलेटर के बजाय कंडक्टर को रखेंगे दो चार्जेस के दरमियान में, तो फिर हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू है वो हमारे पास इनफाइनेट कंसीडर की जाती है। इसकी वैल्यू हम क्या कंसीडर करेंगे फिर, इनफाइनेट। अगर हमने कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल रख दिया, और आपको पता है जब एप्सिलॉन आर की वैल्यू इनफाइनेट रखेंगे, इनफाइनेट जब नीचे आएगा 1 ओवर इनफाइनेट आएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 0। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 विल बी 0। तो फोर्स, हमारे कॉलम फोर्स की वैल्यू क्या निकलेगी, 0 निकलेगी। अब दोबारा समझें इस बात को, अगर हम दो चार्जेस के दरमियान में कोई मेटल प्लेस कर देते हैं तो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू आएगी हमारे पास इनफाइनेट। जब इनफाइनेट के साथ हम इसे सॉल्व करेंगे तो फोर्स की वैल्यू निकलेगी 0। इट मीन्स दैट जैसे ही कोई कंडक्टिंग मटेरियल रखेंगे कॉलम फोर्स ख़त्म हो जाएगी। रीज़न क्या है इसके पीछे, रीज़न ये है कि उसके अंदर, मेटल के अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, वो अट्रैक्शन और रिपल्शन खुद से स्टार्ट कर देते हैं, जबकि दूसरे चार्ज तक वो फोर्स जो है वो पहुंच नहीं पाएगी। इसी के अंदर से जो चार्ज कन्फिग्रेशन है वो हमारे पास मेटल के अंदर ही चेंज होना शुरू हो जाती है, जबकि इंसुलेटर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो हमने यहाँ पे सिर्फ इंसुलेटर को ही स्टडी किया। दूसरा हम फॉर्मल डेफिनेशन देख रहे हैं, रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, और हमें लास्ट पे देखा था कि एप्सिलॉन आर किसके इक्वल होता है, ये इक्वल है एफ ओवर एफ डैश के, हमारे पास ये इक्वल है एफ ओवर एफ डैश। अब ये हमें मैथमेटिकली पता है। नेक्स्ट पे इसकी डेफिनेशन है जी, दस रिलेटिव परमिटिविटी आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज, इसकी हम डिफाइन करेंगे कि रेशो, ये हमारे पास रेशो है, रेशो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इन दोनों, उनके दरमियान में एक रेशो है बिटवीन द चार्जेस, दो चार्जेस के दरमियान में इन वैक्यूम, जब वो वैक्यूम के अंदर पड़े हैं दोनों चार्जेस, तब उनकी फोर्स क्या है, टू द फोर्स व्हेन द मीडियम बिटवीन द चार्जेस डाइलेक्ट्रिक। उस फोर्स के साथ इसकी रेशो ले रहे हैं जब दो चार्जेस के दरमियान में कोई भी एक हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो प्लेस किया हुआ है। दोबारा समझें, ये एक्चुअली रेशो है दो चार्जेस के दरमियान में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी रेशो है। एक हम ये फोर्स उस वक्त कैलकुलेट करेंगे जब उनके दरमियान में मीडियम जो है वो वैक्यूम या एयर होगा, और दूसरे नंबर पे इसी फोर्स को हमने कैलकुलेट करना है जब उन्हीं चार्जेस के दरमियान में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने प्लेस किया हुआ है। इन दोनों फोर्सेस के दरमियान में जो रेशो निकली
उस रेशो का नाम हमने क्या रखा हुआ है, रिलेटिव परमिटिविटी। इट इज़ द रेशो ऑफ टू आइडेंटिकल क्वांटिटीज़, आखिरी लाइन लिखी हुई है यहाँ पे कि ये रेशो है बेसिकली दो ये इट इज़ दी रेशो ऑफ टू आइडेंटिकल, दोनों ऊपर भी फोर्स है नीचे भी फोर्स है, तो सो रिलेटिव परमिटिविटी हैज़ नो यूनिट, इसका अपना कोई यूनिट नहीं होगा। ऊपर भी न्यूटन है नीचे भी न्यूटन, दोनों को एक दूसरे के साथ अगर हम ख़त्म करेंगे तो जाहिर है इसका जो है हमारे पास कोई यूनिट नहीं आता। वैसे भी सिमिलर क्वांटिटीज़ के दरम्यान में जितनी भी रेशियोज़ होती हैं उनका कोई यूनिट नहीं होता। चलें यहाँ पे पहुँचते ही हमारे पास जो कॉलम्स लॉ था वो फॉर्मली हमारे पास जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है हमारे पास, आपकी जो एक्सरसाइज है इसका पहला न्यूमेरिकल है 12.1। न्यूमेरिकल क्या है, कंपेयर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। दो तरह की फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्सेस। इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन लॉ से हमने निकाली हुई है, न्यूटन लॉ कि वो थी जी, फार्मूला क्या था हमारे पास है F = G m1 m2/r²। और इलेक्ट्रिक फोर्स है कूलम लॉ से निकाली हुई है, F = K q1 q2/r² है। इनको कंपैरिजन करना है, मतलब इनकी रेशो कैलकुलेट करनी है। एक्सर्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, जो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं, मैस कितना है जी 10 ग्राम, चार्ज कितना है जी 20 माइक्रो कूलम है। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, मतलब दोनों के मैस एक जैसे और दोनों के चार्जेस भी बिल्कुल एक जैसे हैं। यानी कि हम ये कहेंगे कि हमारे पास दो चार्जेस प्लेस किए हुए हैं, उन चार्जेस का जो मैस है वो 10 ग्राम ईच और चार्जेस है 20 माइक्रो कूलम ईच। उन दोनों चार्जेस के दरम्यान में जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है दरम्यान में फासला। अब इनके दरम्यान में पहले ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करें, फिर इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करें बाय यूजिंग कूलम्स लॉ, और फिर उनकी रेशो जो है वो हमने क्या करनी है यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। गिवन डेटा इसको हम अलग-अलग करके लिखेंगे, अलग-अलग लाइनों पे लिखेंगे, यहाँ पे हमने इकट्ठा लिखा हुआ है लेकिन आप इसे सेपरेट करेंगे। पहली बात है मैसेज हमें गिवन है यहाँ पे m1 = m2, आइडेंटिकल है, मीन्स दोनों का मैथ सेम है 10 ग्राम ईच। स्टैंडर्ड SI यूनिट में जाएंगे तो 0.01 किलोग्राम हम इसे लिखेंगे हर एक के लिए। m1 भी इतना ही है, m2 भी इतना ही है। चार्जेस की बात करेंगे तो चार्जेस भी दोनों आइडेंटिकल हैं, Q1 बराबर है Q2, मतलब Q दोनों का चार्ज तमाम चार्जेस भी सेम है, और ये कितने हैं 20 माइक्रो कूलम है हमारे पास। माइक्रो प्रीफिक्स से इसको ख़त्म किया, 20 क्रॉस 10⁻⁶ कॉलम जो थी वो हमारे पास वैल्यू निकली, और डिस्टेंस r है कितना जी 10 सेंटीमीटर, मीन्स 0.1 मीटर। ये हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे r की वैल्यू आ गई। ये तो गिवन डेटा था जो हमने अलहदा किया। अब हम उसको सेवल करना चाह रहे हैं, डिटरमिन हमने क्या करना है, डिटरमिन हमने करना है FE/FG। FE इलेक्ट्रिक फोर्स मीन्स कॉलम फोर्स, FG मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों की रेशो है और ये हम यहाँ पे डिटरमिन करना चाह रहे हैं। तो पहले इन दोनों के फार्मूले का जो है वो हमने राइट डाउन करने हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है जी, कैलकुलेशन है जी हमारे पास FE/FG विच इज़ इक्वल टू K Q1 Q2/r²। FE का फार्मूला लिखा कॉलम लॉ, FG का ग्रेविटेशन लॉ G m1 m2/r²। वेल फार्मूला हमारे पास। अब आगे क्या करेंगे जनाब, दोनों की सिंप्लीफाई करें। सिंप्लीफाई क्यों करें कि r का स्क्वायर दोनों में मौजूद है, सो दोनों को कैंसिल आउट कर दें r² के साथ। K Q1 Q2/G m1 m2, r ख़त्म हो गया हमारे पास है। ये दोनों आइडेंटिकल हैं, Q1 भी Q2 इक्वल है, तो सो K Q² कर दें इसको सिंपल, m1 m2 की बजाय क्या कर दें इसको m²। दोनों का मैथ भी सेम है, दोनों का चार्ज भी सेम है, सो स्क्वायर कर दें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। नेक्स्ट पे इन दोनों की वैल्यू पुट करें। की वैल्यू पुट की 9 क्रॉस 10⁻⁹ क्रॉस 20 क्रॉस 10⁻⁶ है, 20 माइक्रो कॉलम चार्ज की वैल्यू प्लेस की, स्केयर लिया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G की वैल्यू प्लेस की, मैथ का स्केयर लिया, और फाइनल जो था वो हमने इसका आंसर कैलकुलेट कर दिया है। इसको आपने अपने घर पे बैठ के कैलकुलेटर से हेल्प ले के खुद से स्टेटमेंट पढ़नी और उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ये बिल्कुल आसान है। बाकी का न्यूमेरिकल इंशाल्लाह हम जैसे जैसे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे और उनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उनको हम साथ साथ स्टडी करते चले जाएंगे। चलें जी, हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास है फील्ड ऑफ फोर्स। फील्ड ऑफ फोर्स, फील्ड ऑफ फोर्स
मतलब एक चार्ज के इर्द गिर्द फील्ड प्रेजेंट है, इसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये डिटरमिन करते हैं जैसे ही कोई दूसरा चार्ज इसके नज़दीक आएगा ये उसके ऊपर एक फोर्स लगाना शुरू कर देता है। तो फील्ड ऑफ फोर्स यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है। अब हमें पता है जनाब कि एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल करता है या एक चार्ज दूसरे चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। पढ़ा हुआ हमने, कॉलम्स लॉ भी इसी से रिलेटेड था। उसने क्वांटिटी कैलकुलेट करके दी कि एग्जैक्टली कितनी फोर्स है जो एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर लगा रहा है। यहाँ पे हम इसे देख रहे हैं कि बेसिकली ओरिजिन क्या था इस इलेक्ट्रिक फोर्स का, यानी कुदरत में ऐसी कौन सी चीज़ पाई जाती है जो इन फोर्सेस को जनरेट करती है। मीन्स एक चार्ज के अंदर ऐसी क्या खूबी है, ऐसी क्या बात है कि वो दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है या वो दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देता है। आखिर इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो ये सिस्टम जो है इसके अंदर जनरेट करती है, उसे हम क्या कहेंगे, ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। कि इलेक्ट्रिक फोर्स बेसिकली जनरेट कैसे हो रही हैं। अब इसके लिए मुख्तलिफ चीज़ें हैं यहाँ पे देखना करना, लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है। ग्रेविटेशनल फील्ड में हमने पढ़ा था कहीं के अर्थ के तमाम अतराफ के अंदर वो दूसरी तमाम चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है विद द फोर्स, और उसे हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ज़मीन के इर्द गिर्द जो एरिया है जिसके अंदर वो दूसरी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास है। अच्छा, इस तरह ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, दोनों हमारे पास है। पहली बात ये है कि ग्रेविटेशनल फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स है या इलेक्ट्रिकल फोर्स है, स्टिल अननोन, इनके ओरिजिन का हमें अभी भी पता नहीं है। नहीं कि हम किसी भी तरीके से अभी तक इस रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाए कि ज़मीन में आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से दूसरी तमाम बॉडीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, या चार्जेस में ऐसी कौन सी चीज़ पाई जाती है जिसकी बुनियाद पे दूसरे चार्जेस को रिपेल करता है या अट्रैक्ट करता है। इसका अभी तक हमारे साइंटिस्ट के पास कोई आंसर भी नहीं है। सो दे आर कॉल्ड एज फोर्स ऑफ नेचर। तो इस वजह से इनका नाम हमने क्या रखा हुआ, फोर्स ऑफ नेचर है। कुदरत ने इन फोर्सेस को बना दिया है, ये जैसी ही हैं, हम सिर्फ इनकी क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, इनकी डायरेक्शन को डिटरमिन कर सकते हैं, लेकिन ये फोर्स किस वजह से जनरेट हो रही हैं उस रीज़न का हमें अभी तक पता नहीं चला। हाँ, वाई द ट्रांसमिशन ऑफ दिस फोर्सेस इज डिस्क्राइब्ड बाय माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने हमें एक कानून बता दिया था, थोड़ा सा कुछ थ्योरी दी थी, एक अपना एक आइडिया शेयर किया था। उससे हमें पता चला कि ये जो फोर्सेस हैं ये किस तरह से अमल करती हैं, यानी कि इनके एक्शन का जो वे आउट था उसका तो हमें पता चल गया, लेकिन इनकी ओरिजिन का हमें पता नहीं चला। अब माइकल फैराडे की वो थ्योरी क्या है, ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चंस है। माइकल फैराडे थ्योरी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इसका थ्योरी क्या कहती है, इट इज़ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ नेचर दैट एन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन द स्पेस इन एन इलेक्ट्रिक चार्ज। थ्योरी ये है कि जनाब कुदरत के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि कोई भी चार्ज अगर प्रेजेंट है किसी प्लेस के ऊपर तो वो अपने इर्द गिर्द एरिया के अंदर अपनी फील्ड जनरेट कर देगा खुद ब खुद से। यानी कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है वो आपने रख दिया एक रीजन के अंदर, तो उसने क्या करना, अपने इर्द गिर्द एक फील्ड जनरेट कर देनी है, खुद ब खुद फील्ड जनरेट कर देगा। हमें क्या वो फील्ड नज़र आएगी, तो नहीं नज़र आएगी। क्या हम उस फील्ड को फील करेंगे, नहीं फील कर सकते नॉर्मली। उसको फील करने का, उसको टेस्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम उसके नज़दीक एक और चार्ज को उसके करीब लेके आए। जैसे ही हम उसकी फील्ड में एंटर होंगे तो दूसरे चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा या फिर उसको रिपेल करना शुरू कर देगा। अब हमारे पास दो तरह के चार्जेस हैं, एक वो चार्ज जो फील्ड जनरेट कर रहा है और एक वो चार्ज जिससे हेल्प लेके हम पहले वाले चार्ज की फील्ड को टेस्ट करेंगे क्या वो फील्ड मौजूद है या नहीं है। तो जो दूसरे वाला चार्ज है जो फील्ड को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है उसे हम यहाँ पे नाम देते हैं टेस्ट चार्ज का। ये बेसिकली हमें क्या बताएगा, ये इन्फॉर्मेशन देता है हमें कि क्या एक फील्ड जो है वो पहले वाले चार्ज की मौजूद है या मौजूद नहीं है। तो थ्योरी को एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं कि माइकल फैराडे ने हमें क्या कहा कि इट्स एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ये गॉड गिफ्टेड एक प्रॉपर्टी है। तमाम इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हम प्लेस करेंगे वो अपने इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर लेते हैं और ये फील्ड क्या करेगी, ये एक फोर्स एक्सर्ट करेगी
किसी भी दूसरे टेस्ट चार्ज के ऊपर जो हम इसके रीजन के अंदर, इसके नज़दीक में हम उसे लेकर आएंगे। टेस्ट चार्ज का उसकी फॉर्मल डेफिनेशन है, टेस्ट चार्ज ये एक चार्ज है विद अ मैग्नीट्यूड स्मॉल, इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है, मतलब इसके ऊपर चार्ज की क्वांटिटी बहुत ही कम है, इतनी कम है कि दूसरे चार्ज की फील्ड को ये डिस्टर्ब नहीं करेगा बिल्कुल। दैट प्लेसिंग इट एट अ पॉइंट, अगर हम उसे किसी पॉइंट के ऊपर प्लेस करते हैं, निग्लिजिबल इफेक्ट ऑन द फील्ड अराउंड द पॉइंट, तो उसकी जो फील्ड का इफेक्ट होगा वो बिल्कुल निग्लिजिबल होता है। मींस ये सिर्फ दूसरे चार्ज की फील्ड को टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसकी अपनी कोई फील्ड नहीं होती। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, इंतहाई स्मॉल होता है। हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, टेस्ट चार्ज को, टेस्ट इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय क्यू नॉट, ओ लगाया हमने, छोटा ज़ीरो डाला हमने नीचे, नॉट पढ़ेंगे क्या, क्यू नॉट, हमेशा इसे क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यू नॉट मीन्स टेस्ट चार्ज, ये सिर्फ टेस्ट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया हमने, मैग्नीट्यूड बहुत कम है, दूसरे की फील्ड को ख़राब नहीं करता। नॉर्मली हम क्या करते हैं, इट्स वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव यूज़ करते हैं, मतलब टेस्ट चार्ज होगा ये हमेशा पॉजिटिव यूज़ किया जाएगा हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर। इसको हमेशा क्यू नॉट के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसके ऊपर मैग्नीट्यूड इतना स्मॉल होगा चार्ज का कि दूसरे की फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन कोई भी दूसरा जो है वो इस चार्ज इसके ऊपर अपनी फोर्स जो है वो लगाना शुरू कर देता है। चलें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है जी हमारे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड क्या कहते हैं, एरिया, एक चार्ज के इर्द गिर्द का एरिया है। ये एरिया क्या डिटरमिन करता है कि कोई भी दूसरा चार्ज इस एरिया के अंदर जैसे घुसता है, ये उसके ऊपर फ़ौरन से फोर्स लगाना शुरू कर देता है। अगर अपोजिट चार्ज आ गया तो उसको रिपेल करना, अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, और सिमिलर आ गया तो उसको रिपेल करना शुरू कर देता है। चलें जी, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने वहाँ पे कंप्लीट किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड से जो नेक्स्ट है, हमारे पास कुछ छोटे छोटे से डेफिनेशंस ही हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो ये है कि हाउ द इंटरेक्शन टेक प्लेस बिटवीन द चार्जेस, मींस एक चार्ज दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, तो उनके दरमियान में ये राब्ता किस तरह से होता है, अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स जो है वो अमल कैसे करती है, तरीक़ाकार क्या है, प्रोसीजर स्टडी करना। इंटरेक्शन बिटवीन अ चार्ज क्यू, एक चार्ज है हमारे पास जिसको हमने क्या नाम दिया, पॉइंट चार्ज क्यू है, वो हमने रख दिया, उसने अपनी फील्ड जनरेट कर दी। अब हम एक दूसरा चार्ज जो है वो नज़दीक लेके आना चाह रहे हैं जिसका नाम है क्यू नॉट, और इसकी फील्ड को टेस्ट करना चाह रहे हैं कि फोर्स कैसे लग रही है। तो वो कहते हैं जी इसके दो स्टेप हैं। नंबर वन, चार्ज क्यू प्रोड्यूस अ फील्ड, चार्ज को हमने क्यू को रखा, फैराडे लॉ के मुताबिक उसने अपने इर्द गिर्द एक फील्ड जनरेट की। अब क्या हुआ, फील्ड क्या करेगी, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज उसको नज़दीक लेकर रहे थे उससे जाकर इंटरेक्ट करेगी, और उससे क्या होगा, प्रोड्यूस अ फोर्स ऑन द क्यू नॉट, और क्यू नॉट के ऊपर उसने क्या जनरेट कर देनी, एक फोर्स जनरेट कर देनी है। तो ये हमारे पास था अब तक का आज का टॉपिक। इसमें हमने देखा कॉलम्स लॉ का रिमेनिंग पार्ट था, और हमारे पास था कि फोर्सेस जो है वो अमल किस तरह से करती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसको, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है हमारे पास, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसके बारे में है, हमने स्टडी करना है। तब तक के